वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आपको पॉलिटी की क्लासेस दी जा रही हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में 2023 में यूपीपीसीएस में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन, एक तरफ यानी कि एक तरफ पार्ट दिए गए हैं और एक तरफ उनके बारे में बताया गया है कि कौन से पार्ट में किस चीज के बारे में बताया है। तो इसमें से हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है वो हमें बताना है। तो देखेंगे द यूनियन टेरिटरी का जो वर्डन है क्या पार्ट 7 में है, पार्ट 7 में, पार्ट 8 में वर्डन है। द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया पार्ट 10, ट्रिब्यूनल पार्ट 11, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी की बात की गई है वो हमारे पार्ट 8 में की गई है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है वो पार्ट 10 में बताया गया है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पार्ट 11, यानी कि जो ट्रिब्यूनल का बर्डन है वो पार्ट 11 में नहीं है, इसका जो बर्डन किया गया है वो किया गया है पार्ट 14 ए में, इसका बर्डन किया गया है। और जो ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ट्रिब्यूनल है उसको पार्ट 14A में रखा गया। वहीं अगर हम देखें ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारा पार्ट किसमें, 17 पार्ट में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, यानी कि ट्रिब्यूनल वाला। ट्रिब्यूनल का जो वर्डन है वो पार्ट 14A में है, ना कि पार्ट 11 में। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैचिंग करनी है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया है, ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है। ये 2023 का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन किया है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं एज इट इज हूबहू। तो आर्टिकल 324 किसके बारे में बताता है हमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 बताता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 315 की, वो किसके बारे में बताता है, यूपीएससी के बारे में। आर्टिकल 280 किसके बारे में बताता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 338 की, तो वो बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि 324 बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, 315 बताता है यूपीएससी के बारे में, आर्टिकल 280 बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। वहीं आर्टिकल 338 बताता है किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है। तो ए इलेक्शन कमीशन किसमें, 4 में, तो ए का 4 किसमें, बी वाले में दिया गया है, तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था और कौन सा इवेंट सबसे बाद में हुआ। बात करते हैं हमने पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट किस तारीख को हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था।
ये तारीख ध्यान रखें, कई एग्जामों में, कई वनडे एग्जामों में ये डेट पूछ ली गई है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट किया गया, तो वो किया गया कब, 29 अगस्त 1947 को। वहीं अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया और कब इनेक्ट किया गया, तो इसको किया गया था 26 नवंबर 1949 को। थर्ड पार्ट क्या कहता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था तो उसे लागू कब किया गया, तो वो इम्प्लीमेंट किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। वहीं अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग, वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। तो इसको हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई है 1946 में, तो सबसे पहले क्या आएगा 4, यानी कि या तो ये वाला सही होगा या फिर ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद होती है 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी 4th के बाद आएगा फर्स्ट, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देखते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद आता है सेकंड, यानी 4th फर्स्ट सेकंड, यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन पे है ये क्वेश्चन। असर्शन में क्या दिया गया है, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड इट टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज of the concerned legislature of the state on the subject within specified period, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो क्या करे, कोई भी स्टेट है उसकी जो बाउंड्री है उसको चेक करके क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है। तो क्या प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, हाँ प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है। रीजन देखेंगे, it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature। रीजन में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर किसी भी चीज को चेंज कराया जा रहा है या किसी भी चीज को बदला जा रहा है तो क्या उसको मैंडेटरी एक्सेप्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाली बात क्या है, सही है, दोनों ही बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। प्रेसिडेंट क्या है, रिकमेंड कर सकता है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मैंडेटरी है, ये कहीं से कहीं तक रिलेट तो नहीं कर रहा है, इसी वजह से ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे, असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग दिया गया है, विच डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दी जाती है, वॉइड कर दी जाएगी, किसके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो हम देखते हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला क्या कह रहा है, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, यानी कि जो भी एक्ट किए गए हैं किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, डिक्लेरेशन से पहले उसको क्या वैलिड कंसीडर किया जाएगा, हाँ प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेरेशन से पहले अगर जो भी एक्ट किए गए उसको वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी एक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेरेशन वाले दिन, क्या उसको वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, नहीं किया जाएगा, तो हमें क्या बताना है, सही बताना है। तो हमारा पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सभी के लिए, बहुत छोटे मोटे एग्जामों में पूछा गया है, छोटे एग्जाम मतलब वनडे एग्जामों में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, पहली वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की, वो थी कौन, मीरा कुमार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन पीसीएस एग्जामों में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से कौन सा शेड्यूल मैच नहीं कर रहा। बात करेंगे हम थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, यानी कि थर्ड शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, ओथ के बारे में और अफर्मेशन के बारे में, यानी कि शपथ के बारे में बात करी गई है किसमें, थर्ड शेड्यूल में। तो ये वाली बात क्या है, सही है। वहीं अगर हम बात करें एट्थ शेड्यूल की, तो एट्थ शेड्यूल में किसके बारे में वर्णन किया गया है, लैंग्वेज के बारे में, ये वाली भी बात सही है। नाइन्थ शेड्यूल में किसका वर्णन किया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या सीट्स का जो एलोकेशन है काउंसिल ऑफ स्टेट में, यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किसमें है, वो है हमारे शेड्यूल 4 में। किसमें वर्णन किया गया है, शेड्यूल 4 में। वहीं अगर हम बात करें नाइन्थ शेड्यूल में, तो नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। तो हमारा क्या गलत हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यही वाला करेक्टली मैच नहीं होगा, क्योंकि नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन किसमें है, शेड्यूल 4 में। 10th शेड्यूल में क्या दिया गया है, डिफेक्शन के बारे में, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है शेड्यूल 10 में। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, तब स्टार्टिंग में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको सारे के सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए इसको क्या किया गया था, परमिशन दे दी गई थी। कितने साल के लिए, शुरू के 15 सालों के लिए, यानी कि भारत का संविधान बनने के 15 साल के स्टार्टिंग में इसको परमिशन दे दी गई कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल तक रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन का ही है। असर्शन क्या है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए कल भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या पार्लियामेंट का पार्ट होता है, हाँ। प्रेसिडेंट के साथ और कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के साथ पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं। ठीक है, तो असर्शन क्या है हमारा, सही है। रीजन देखते हैं, अ बिल पास्ड बाय 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी बिल है, अगर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा अगर पास कर दिया गया है, तो बिल वो तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट के उस पर क्या नहीं हो जाए, साइन नहीं हो जाए, यानी कि प्रेसिडेंट की क्या नहीं हो जाए, अनुमति नहीं दे दी जाए। अनुमति कैसे देता है प्रेसिडेंट, साइन करके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है कि इन दोनों में से फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 280 में। पिछले ऑप्शन में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि फाइनेंस कमीशन की बात आर्टिकल 280 में की ही गई है। पहला पॉइंट है, फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड अ 6 मेंबर। क्या फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर होते हैं, नहीं। फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं। कितने, 5, जिसमें से एक जो होता है वो तो होता है चेयरमैन, और इसके साथ 4 अदर मेंबर होते हैं। कितने, 4 अदर मेंबर। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग। क्या फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग को सबमिट करता है, नहीं। फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग को नहीं, बल्कि अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। किसको करता है, प्रेसिडेंट को। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू
रिट टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल के वायलेशन के अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे क्या कर सकते हैं, इशू रिट को इशू किया जा सकता है। ये बात तो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, जो रिट की बात है सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शियोरी which is appropriated for the enforcement of fundamental right। क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है रिट इशू करने की, इन पांचों रिटों को पावर है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है। वहीं अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट को जारी करने की। वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 226 में, यानी कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी रिट को इशू कर सकती है। फंडामेंटल के केस में जो रिट को इशू करने की जो सबसे ज्यादा पावर अगर देखी जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसके पास ज्यादा है, हाई कोर्ट के पास वो पावर ज्यादा होती है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तो सही है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद हिज जुरिस्डिक्शन द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। क्या जो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा जो भी पावर बनाई गई है उसको अदर कोर्ट को दे सकता है क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो इसमें से जो पहली वाली बात हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और जो दूसरी वाली बात है वो सही नहीं होगी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, क्या दोनों ही सही होंगे। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या अगर कोई पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल, क्या वो भी क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, क्या वो क्वालिफाइड हो सकता है कि नहीं, वो हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये वाली बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम पे हटाया जा सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हमें स्टेटमेंट पूछा गया है, इन दोनों में से लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं अपना पहला, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की तुलना में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें जो मेंबर होते हैं वो क्या 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मान लो अगर हमने यूपी का एग्जांपल ले लिया, तो यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीटें हैं, 403। वहीं अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूपी में कितनी सीट होती हैं, 100 सीट। यानी कि 1/3 सीट से ज्यादा नहीं हो सकती, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी कि ऐसे 7 स्टेट हैं जिसमें 2 सदन है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों सदन के बारे में पूछा गया है कि जो बड़ा सदन होता है उसमें 1/3 से ज्यादा सीटें ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमने यूपी का एग्जांपल लिया, यूपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 403 सीटें हैं,
वहीं अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो वो 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही बात क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर। हाँ, ये वाली बात क्या है, सही है। जो कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी किसी भी स्टेट की, 7 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अगर सातों के सातों स्टेट में अगर 40 कम से कम क्या होनी चाहिए, मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स एलोकेटेड फॉर राज्यसभा। क्या राज्यसभा की जो उत्तर प्रदेश के पास सीटें हैं वो क्या 31 है? हाँ, 31 सीट है। 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या लोकसभा के इलेक्शन से 80 सीट आवंटित हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की? हाँ, 80 सीट आवंटित है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेक्रेटेरिएट के बारे में क्या है, सही है। कौन सा स्टेटमेंट सेक्रेटेरिएट के बारे में सही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में जो सेक्रेटेरिएट का वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, वो है हमारा आर्टिकल 98। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही का वैसा हूबहू आगे भी पूछ लिया जाए, उससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जा सकती हैं। अभी स्टेट में सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछ लिया गया है, 2 स्टेटमेंट क्या पता पूछ ले अगले पेपर में, यानी कि 26 के प्रीलिम्स में पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, 98 नंबर का आर्टिकल है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि सेक्रेटेरिएट के लिए दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जो सेक्रेटेरिएट की पोस्ट है वो कॉमन पोस्ट है। हाँ, वो कॉमन पोस्ट होती है। द पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस। यानी कि दोनों हाउस में से पार्लियामेंट के पास इन दोनों सेक्रेटेरिएट की जो राइट टू रेगुलेट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा के बारे में बताया है कि ग्राम सभा में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है, इट हैज द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा का मतलब ही ये होता है कि उसके जो फंक्शन वो करेगी वो किस लेवल पे करेगी, विलेज लेवल पे। ग्राम सभा का फंक्शन विलेज लेवल पे करती है। जैसे कि लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एज इट स्टेट लेवल, जैसे कि स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर काम करती है, वहीं ग्राम के लेवल पे कौन सी लेवल काम करती है, विलेज लेवल। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या जो ग्राम सभा की जो पावर होती है, माफी चाहिए आप लोगों से क्योंकि लाइट चली गई थी तो क्लास थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुई। देखते हैं अपना क्वेश्चन। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ग्राम सभा के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट हैज द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल। जो ग्राम सभा कार्य करती है वो किस लेवल पे काम करती है, वो विलेज लेवल पे काम करती है। ये इसका क्या है, मेन मोटिव है कि विलेज लेवल पे काम करती है कौन, ग्राम सभा। जैसे लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एट इट्स स्टेट लेवल, ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे काम करती है। इट हैज इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या जो इसकी पावर होती है, ग्राम सभा की जो पावर होती है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिटरमाइन की जाती है, नहीं, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी पावर डिटरमाइन की जाती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट इज द विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन एन एरिया ऑफ पंचायत। यानी कि तीसरे स्टेटमेंट ये कहा गया है कि विलेज असेंबली में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो उस पंचायत के होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, डी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं देखते हैं, नॉट करेक्टली पूछा है हमें।
तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? तो वो गलत हो जाएगा हमारा बी वाला। डी आंसर नहीं होगा इसका। इसका जो आंसर होगा बी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है हमें, ठीक है। और हमने क्या किस पर टिक कर दिया था? सही वाले पे। तो नॉट करेक्ट में कौन सा हो जाएगा? बी वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा कि जो पंचायत के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी। देखिए अशोक मेहता कमेटी कब आई? अशोक मेहता कमेटी 1977 की बात चल रही है। किस पे थी? पंचायती राज पे। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम। क्या अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो पहले 2 टीयर सिस्टम चल रहा था उसको रिप्लेस कर दिया गया 3 टीयर सिस्टम के द्वारा? हाँ, ये वाली बात क्या है? सही है। देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अ ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। यानी कि स्टेट लेवल के नीचे क्या जो सबसे पहला पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन का यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण का जो पहला लेवल वो ब्लॉक था। पहला लेवल ब्लॉक नहीं था, ब्लॉक दूसरा लेवल था। पहला लेवल कौन सा था? सबसे पहले था डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या था सबसे पहले? डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसी की वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, और पहला क्या हो जाएगा? सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनली 1। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिग्नेशन लेटर बाई अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू। जो रेजिग्नेशन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को दिया जाता है। देखिए कभी कभी इतने आसानी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पीसीएस एग्जाम में। ये 2023 के एक्चुअल क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन आर्टिकल 20 के अंदर नहीं आएगा। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। डबल जियोपार्डी क्लॉज, ये भी आता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो टॉर्चर के अगेंस्ट प्रोविजन होता है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, ना कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी हमारा आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो कि कहा गया है किसमें? आर्टिकल 3 में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following provision is a part for both directive principle of state policy and fundamental duties? इन चारों में से कौन सा प्रोविजन है जो दोनों ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है? डीपीएसपी में किस में बात करी गई है? पार्ट बताया था पिछले लेक्चर में। वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में किस में बात करी गई है? ये सभी लोग आप बताएंगे, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में ही कौन सा ऐसा प्रोविजन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेम है। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये किसमें है? ये डीपीएसपी की बात है। पार्टीशन ऑफ वर्कर इन अ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये भी डीपीएसपी का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये भी किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। बात करें हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा, ये किन दोनों में मेंशन करता है, यानी डीपीएसपी में भी आता है और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ये पार्ट है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि पहले पूछ लिया गया है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टेन केस। क्या जॉइंट सिटिंग की बात आर्टिकल 109 में है? नहीं, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम देखें
द स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइड करता है? हाँ, तो जॉइंट सिटिंग होती है, उसको जो प्रिसाइड करता है वो कौन करता है? स्पीकर के द्वारा इसको प्रिसाइड किया जाता है। यानी कि दूसरा तो सही हो जाएगा और पहला क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, यही थे आपके टोटल 22 क्वेश्चन जो कि आपको प्रीलिम्स 2023 के एग्जामों में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।